पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखेंगे रीज़न फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। आखिर बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित रखने के कारण क्या है, तो ये हम जानते भी हैं और हम देख लेते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि मानव को प्रकृति से अनेक लाभ हैं, जैसे अनाज, दालें, फल, कपास, जूट, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद जैसे रेजिन, टैनिन, इत्र, रंजक, स्नेहक। ये सभी हमें कहाँ से मिलता है? तो ये सभी हमें हमारे नेचर से मिलता है। और नेचर में मिलता है तो किन की वजह से मिलता है? तो जैव विविधता के कारण मिलता है। ठीक है, तो देखिए, और इसके साथ साथ अनेक पादपों का इस्तेमाल औषधियों बनाने के लिए भी किया जाता है। आजकल हमारा पूरा जो वर्ल्ड है किस पे डिपेंड करता है? तो मतलब सबसे ज़्यादा योगदान है तो जीवों को जीवित रहने में, स्वस्थ रहने में सबसे ज़्यादा योगदान है औषधियों का। ठीक है, और वो औषधियाँ भी बनाई जाती हैं तो पादपों के इस्तेमाल से। आज अगर देखा जाए तो 25,000 से अधिक पादप प्रजातियाँ विश्व के लोगों द्वारा दवाइयाँ बनाने के लिए प्रयोग की जा रही हैं। इसके साथ ही अभी अनेक औषधीय पौधों की खोज उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से की जानी बाकी है। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है हर कदम पे हमारे लिए ज़रूरी है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही हम देखें तो जैव विविधता की इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अभी तक जितना भी हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है, इकोसिस्टम के बारे में जाना है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी पूरा इकोसिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है? तो जैव विविधता पे डिपेंड करता है, जीवों की अलग अलग प्रजातियों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही तरह की प्रजाति पाई जाती हैं, नहीं, जीवों की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिससे कि एक इकोसिस्टम का निर्माण होता है। उसमें अलग अलग जीव अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, और इस तरह एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो जैव विविधता इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके साथ ही देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, अगर कोई ये देखे इसका, तो देखिए, परागण की क्रिया में मधुमक्खियाँ, गूंज मक्षिका, पंछी तथा चमगादड़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए हम परागण समझते हैं कि परागण क्या है। तो परागण यानी पोलिनेशन, यानी पौधों में पोलिनेशन होता है। अगर पोलिनेशन ना हो तो पौधे नहीं होंगे। और उसके साथ हम देख रहे हैं कि पोलिनेशन में हेल्प कौन कर रहा है? तो मधुमक्खियाँ, गूंज मक्षिका, पंछी, चमगादड़। तो ये क्या शो कर रहे हैं? तो ये बायोडाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग जीव अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करते हैं। अगर ये बायोडाइवर्सिटी ना हो तो हम सोच सकते हैं, या ये भी हो सकता है सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये सारे रीज़न हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा रहा है या किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्वेशन, इन संरक्षण की युक्तियाँ क्या हैं। अभी तो हमने जान लिया कि इसके रीज़न क्या हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। अब हम देखते हैं कि इसकी युक्तियाँ क्या हैं। तो देखिए, विश्व के देशों ने संसाधनों के उचित उपयोग के लिए एक विश्वव्यापी संरक्षण की रणनीति तैयार की है। वो रणनीति क्या है तो देखते हैं हम। तो स्ट्रेटजी ऑफ कंजर्वेशन के अंतर्गत जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है या फर्स्ट युक्ति है वो है संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण। ठीक है, यानी उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो संकटग्रस्त स्पीसीज हम पढ़ चुके हैं कि संकटग्रस्त स्पीसीज कौन है। ठीक है, और कौन कौन आते हैं। देखिए, कुछ वन्य प्राणियों की संख्या इतनी कम हो गई है कि वे लुप्त होने के कगार पे हैं, जिनको कि संकटग्रस्त स्पीसीज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए उस दिशा में कुछ विशेष परियोजनाएं चलाई गई, जैसे बाघ परियोजना, गिर शेर अभयारण्य परियोजना, मगर प्रजनन परियोजना,
तो इन सब परियोजनाओं के तहत क्या किया जाता है कि संकटग्रस्त स्पीसीज़ को बचाया जाता है। ठीक है, जो भी स्पीसीज़ विलुप्त होने लगती हैं उनको बचाया जाता है। सेकेंड है विशेष प्रजनन कार्यक्रम यानी स्पेशल ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो देखिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत संकटग्रस्त स्पीसीज़ को विशेष केंद्रों में पालकर उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। ठीक है, और उन केंद्रों से पुनः उन स्पीसीज़ को उनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ दिया जाता है। यानी कि जब कोई स्पीसीज़ लुप्त होने के कगार पे पहुंच जाती है तो उनको एक विशेष स्थान पे रख के उनको प्रजनन करवाया जाता है, जिससे कि उनकी संख्या बढ़ती है और फिर से उनको उनके प्राकृतिक आवास पे छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होगा कि जीवों की संख्या बैलेंस रहेगी। इससे बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण भी बना रहेगा। अगर इसका एक उदाहरण देखें तो देखिए, चंबल में घड़ियालों की संख्या काफ़ी कम हो गई। तब मुरैना यानी मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल परियोजना केंद्र की स्थापना की गई। उसके बाद घड़ियालों को इस केंद्र में पालकर उन्हें पुनः चंबल में छोड़ दिया जाता है। यानी कि जब घड़ियालों की संख्या कम हुई तो एक कार्यक्रम बनाया गया। उस कार्यक्रम के अंतर्गत एक घड़ियाल परियोजना केंद्र बनाया गया और उसमें जिन घड़ियालों का संख्या कम हुआ उनको फिर से ब्रीडिंग करवा के उनकी संख्या बढ़ाई गई और फिर से उनकी प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। तो इस तरह से हमारे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन होता है। यही हमारे बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन की युक्तियाँ हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के टाइप कौन कौन होते हैं।